नमस्कार मित्रों। आज चंडीगढ़ से हमारे साथ सीधू ने सट में जुड़े हैं अजय शुक्ला जी, देश के प्रतिष्ठित संपादक। अजय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और आज बिहार के चुनाव पर ही बात तो करना ही है। और बिहार के चुनाव में राहुल गांधी नाम का एक स्ट्रीम रोलर, उसको कैसे भी रोका जाए, उसके लिए भाजपा छटपटाहट अनुभव कर रही है। और उनके अपने ज्ञानेश कुमार को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बिहार भाजपा ने एक शिकायत भेजी कि प्रधानमंत्री जी को डांस कराने वाला जो कमेंट किया राहुल गांधी ने, उस पर उन पर पाबंदी लगाना चाहिए चुनाव प्रचार में। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ढोलक तो बजाते रहे हैं, जहां गए वहां पर वेशभूषा भी बदलते रहे हैं, और मेरे ख्याल से डांस भी करें तो उसमें कोई असंभव बात तो नहीं कही राहुल ने। मगर ऐसे नॉन इश्यू पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक को बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए रोकने की जब बात करते हैं, और जब प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ जुड़ती है, तेजस्वी का तेज बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में आज अजय शुक्ला जी से हम बात तो करेंगे राहुल गांधी के स्ट्रीम रोलर को रोकने के लिए ज्ञानेश कुमार के पास भाजपा ने क्यों गुहार लगाई। मगर उसके पहले हम एक गीत जो वहां पर चुनाव में वायरल हो रहा है, उसको थोड़ा सुन लेवे। कान खोल कर सुन ले तू बातों से अब मुंह मत मोड़, वोट हो गई चोरी तेरी वोट के चोर। अजय जी सुनाई दे रहा है? गद्दी छोड़। जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा है। कितनी लाठी युवा के सपने दिए जो तोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, काम धाम सब ठप कराए और पलायित जन करवाए, नौकरियों की दी कमर भी तोड़, नौकरी चोर गद्दी छोड़, स्कूल बना के घास फूस के, बजट को सारे चूस चास के, शिक्षा की दी कमर मरोड़, शिक्षा चोर गद्दी छोड़, 1000 एकड़ से ज्यादा नाम अड़ानी जी के करके, 1 रुपए में दी जमीन निचोड़, जमीन चोर गद्दी छोड़, नकली कच्ची दवा बना के अपनी कुर्सी की हक दिखा के, लाखों सांसें दी थी रोक दबा के चोर गद्दी छोड़, नकली डिग्री थी पेश कराई, एफिडेविट की तैश दिखाई, सोचा दे मिर्ची आंखों में झोंक, डिग्री चोर गद्दी छोड़, सड़क आंख सी धंसती जाए, टूटी पुल पुलियां हंसती जाए, लूटे पैसे लाखों करोड़, पुल सड़क चोर गद्दी छोड़, पिछड़ों दलितों का हक गटका के, आरक्षण को भी अटका के, किसान विरोधी जो पुरजोर, अधिकार चोर गद्दी छोड़, राज्य में गुंडा राज चलाया, रपिस्तों को धूप बचाया, बिहार में दिया लॉ एंड ऑर्डर तोड़, एनडीए सरकार गद्दी छोड़। ये एक गाना जो गद्दी छोड़ है, उसमें उनके यानी विपक्ष के प्रचार के सभी मुद्दों को अजय जी उन्होंने शामिल कर दिया है। और अंतिम मुद्दा जो कि जंगल राज वाला मोदी जी और शाह जी बार बार चुनावी सभाओं में कहते हैं, अब उनके ही उम्मीदवार जो है अनंत सिंह, जो बाहुबली नेता है मोकामा में, उन्होंने एक मर्डर के उसके आरोपी हैं, यानी कई मर्डर और कई अपहरणों के आरोपी है वैसे तो, मगर ताजा चुनाव के दौरान उन्होंने गोली चलाई, ऐसा उन पर आरोप है। और वहां पर एक ये प्रशांत किशोर के समर्थक, उनकी पार्टी के समर्थक की हत्या कर दी। उसमें वहां की पुलिस ने, जेडीयू भाजपा की सरकार की पुलिस ने जेडीयू के मोकामा के उम्मीदवार के खिलाफ ये एफआईआर दाखिल की है। तो जंगल राज तो आ ही गया है,
और भी कई हत्याएं हो रही हैं, और इस ऐसे समय में राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं और राहुल गांधी को रोकने की, प्रचार से रोकने की कोशिश भाजपाई लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितने सफल होंगे या विफल होंगे, इस पर हम आज आपका विश्लेषण सुनना चाहेंगे। अजय जी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये घटना निश्चित रूप से बेहद दुखद है, शर्मनाक है, और इसकी वजह है कि जिस समय चुनाव आचार संहिता लागू है, इस तरह की हत्या हो रही है। वह चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ते जो बार बार तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग के ही अधीन होती है सारी व्यवस्थाएं, जिस राज्य में नोटिफिकेशन हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं मुख्यमंत्री को दोष नहीं दूंगा और सबको नहीं दूंगा। मशीनरी पूरी तरीके से रिपोर्ट चुनाव आयोग को करती है। चुनाव आयोग डीजीपी से लेके किसी को भी बदल सकता है, लगा सकता है। जो वहां का एसपी है कार्तिकेय शर्मा, वो बेहद नाकारा किस्म का एसएसपी है जो पटना का, और जिस तरह से उसके समय में हालात बिगड़े हैं, आप देखिए अभी कुछ समय पहले ही एक हॉस्पिटल में घुस करके हत्या की गई थी, इसी तरीके से और तमाम हत्याएं हुई। तो जहां जहां देखिए कहीं पर भी कोई सुरक्षित नहीं है। इन हालात में इतना खूंखार अपराधी, जिसके खिलाफ 3 दर्जन से अधिक मामले हैं, कई में वो कन्विक्ट हुआ है, और उसे कैसे नीतीश कुमार की सरकार आने पे किस तरह से उसके बचाने के लिए क्या क्या किया गया। इसकी वजह है कि जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए किए थे, तो यही सारे जितने माफिया थे, आज जितने का नाम लेते हैं, वो 11 माफिया, 11 के 11 जेल से बाहर लाए गए थे, और सबसे समर्थन लिया गया था नीतीश कुमार के लिए। उस समय भी बीजेपी और ये सारे एक साथ जो है खड़े थे, और जब वह स्थिति रही हो तो आप सोचिए कि आप क्या कहेंगे कि हाँ, ये बड़े महान संत हैं, और इनसे हमें तो सबसे ज्यादा आता है कि बिहार के लोगों पे, कि वो बिहार जिसमें ये हुआ, उस बिहार के लोगों को क्या सच नहीं दिखाई देता था? उन्होंने तब से नहीं देखा कि कौन कौन माफिया कैसे कैसे करके सपोर्ट कर रहे थे, कैसे समर्थन दे रहे थे, कैसे नीतीश की सरकार बना रहे थे। और जब ये सब कर रहे थे, इसके बावजूद ये कहेंगे कि नहीं साहब, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, यहाँ ये हो जाएगा, वहां वो हो जाएगा। तो अब जब यह सब होता है, तो निश्चित रूप से यह एक शर्मनाक स्थिति दर्शाता है, और यह बताता है कि कैसे और किस तरीके से ये सारे खेल किए गए हैं। चलिए, मैं इसमें यही आता हूं कि ये माफियाज को आप देखिए, एक इंजीनियर हुआ करते थे सत्येंद्र दुबे, और बड़ी ईमानदारी से काम करते थे, सब कुछ होता था। इन्हीं की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने लिखा था, एनएचआई का प्रोजेक्ट था, और कि साहब इस तरीके से गलत हो रहा है, ये हो रहा है और वो हो रहा है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, इनकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, और अंततः जो है खत्म कर दिया गया। तो ये किस्से अपने आप में दर्शाते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने एक नफरत का, अपराधीकरण का माहौल बनाया। ये आज से नहीं है, सालों से। मैं इत्तेफाक से सन 2000 में जो है पटना और फिर रांची में पोस्टेड रहा, और उस दौरान मैंने बिहार को और झारखंड को, दोनों को बहुत अच्छे से देखा। जब मैं गया था तो झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ था, मेरे सामने ही बना था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने देखा था, मुझे तो कहीं जंगल राज नहीं, मैं तो यूपी से जा रहा था। तो आप बताइए मैं क्यों जाता है यदि मुझे इतना होता। और मैं तो
इत्तेफाक से इतने ठीक ठाक घर का था कि मुझे रोटी की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मुझे मजदूरी करने जाना है या मुझे कुछ जाना है, मेरा परिवार मुझे भेज देता कि नहीं नहीं जाओ जाओ मरने जाओ, जंगल राज में जाओ। कोई जंगल राज नहीं था। मैं खुद एक पुलिस अफसर का बेटा हूं, मेरे पिताजी खुद जानते थे, समझते थे, और तब मैं गया। तो यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि असल में ये जितने लोग हैं जो कहानियां गढ़ते हैं, वो कहानियां ही अधिक हैं। जंगल राज शब्द आया कहां से? हाई कोर्ट के एक उस वर्डिक्ट पे आया था जो हाई कोर्ट ने अपराधियों को लेके नहीं किया था, एक आदेश के अनुपालन न होने को लेकर के उन्होंने कहा था। यहां उसे जोड़ दिया गया इन सब चीजों से। तो यह अपने आप में दुख वो करता है कि कैसे क्या अपराधियों को संरक्षण देना और कैसे क्या करना, ये सब चीजें दिखाता है। तो मैं समझता हूं कि बिहार को जंगल राज में इन्होंने झोंक दिया है। और ये जंगल राज आप अपने यहां भी देख लीजिए। आपके यहां सालों साल से सरकार है, और उस सरकार के दौरान किस तरह से और कैसे किया गया है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे इन्होंने जो है अपराधियों को और सबको संरक्षण दिया, कैसे बिहार में सारे लोग वो होते थे। मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाह रहा था। ये सारे वो अपराधी, ये अपराधी हैं जो सारे अपराधी वहां के बिहार के सारे माफिया जिनका समर्थन लेकर के नीतीश कुमार साथ में है। जी जी, ये नीतीश कुमार है ये याद देख। इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि आप ये समझ, अनंत सिंह को टिकट भी तो उन्होंने दिया इस बार। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने वही लिखा बताया था। ये मैं अपने समय की बात है इसीलिए बता रहा हूं। मैंने लिखा था, देख लीजिए सुशासन बाबू का सच और जंगल राज। वर्ष 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। उन दिनों हम भी बिहार में ही पत्रकारिता कर रहे थे। जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई। दिल्ली में बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। बिहार में राज्यपाल विपिन चंद्र पांडे थे, और समता पार्टी होती थी जो अब जेडीयू होती है नीतीश कुमार की। के नेता नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए उन्होंने तुरंत आनंद फानन बुला लिया। शपथ लेने के तुरंत बाद एक तस्वीर सामने आई जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुख्यात अपराधी माफिया सूरज भान सिंह, मुन्ना शुक्ला, सुनील पांडे, राजन तिवारी, रामा सिंह और अनंत सिंह का बड़ा भाई है, जैसे अपराधी थे जिन पर एक दो नहीं दर्जनों हत्या, अपहरण, लूट, डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मामले चल रहे थे। बावजूद इसके उनके खिलाफ कोई एफआईआर कराने को तैयार भी नहीं होता था। सभी जो है निर्दलीय बंदूक के सहारे जीत कर आए थे, और इन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन दिया। वाह वाह, क्या क्या तो सुशासन ये मैंने 3-4 दिन पहले ट्वीट किया है। मैं तारीख बता देता हूं। मैंने इसे 24 तारीख को ट्वीट किया था, सॉरी 24 अक्टूबर को है। तो आप इससे समझ लीजिए ये वो है, और इसमें मैंने सबको टैग भी किया है। ये नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह इनका सच है, और उस सच को जानने की जरूरत है। तो यह भाजपा का, आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा। मैं इसीलिए कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी को लोग लिबरल समझ के वो करते हैं। वो असल में लिबरल थे नहीं, दिखावा करते थे, क्योंकि उस समय जो समर्थन लेना था उसके लिए अपने आप को गांधीवादी और थोड़ा सा उदारवादी दिखाना जरूरी था, इसलिए पूरा ड्रामा होता था। अरे वो असल में वही इन सबके संरक्षक। यूपी का कुश्तीबाजों का जातीय शोषण करने वाला तो उसका तो उन्होंने पत्र लिखकर समर्थन किया था। मैं यही कह रहा हूं। आप देखिए यूपी में सरकार बनाने के लिए यही रघुराज प्रताप सिंह, वही अभय सिंह, वही ये सारे माफिया का समर्थन इन्होंने लिया था।
बराबर। तो कैसी बात ये करते हैं। मगर और जब ये इन लोगों का सत्य जो है वो राहुल गांधी उजागर कर रहे हैं बिहार में, और इसलिए ये लोग ज्यादा चिंतित हैं। बिहार के मतदाता राहुल से प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, मैं सच बताऊं, राहुल जैसी राजनीति आज देश में कोई और लीडर कर नहीं सकता है। मैं समझता नहीं हूं, न इंडिया अलायंस में न एनडीए में, किसी भी दल में, किसी में भी नहीं। कोई पैसे के पीछे भागता है, कोई चोरी छुपे कारपोरेट का एजेंट है, जैसे प्रशांत किशोर है, अरविंद केजरीवाल है। ये अडानी, अंबानी और क्या कहते हैं, फोर्ड फाउंडेशन और सीआईए के पैसे से पलते हैं, ये काम करते हैं। इसी तरीके से आप देखिए, जो है तमाम सारे और जो लीडर्स हैं, कोई अंबानी के यहाँ चला जाता है, कोई किसी के यहाँ चले जाता है। तो राहुल गांधी ने यह भी तो कह दिया, उसी मंच से कह दिया जिसमें तेजस्वी यादव भी थे, कि बताओ अंबानी की शादी में कौन, राहुल गांधी गए थे क्या? तो अब आप इससे समझ सकते हैं कौन किसका है, इससे पहचाना जा सकता है। बहरहाल लालू का पूरा परिवार गया था। मैं वही तो कह रहा हूं, किसी की बात नहीं, मैं अरे लालू ही का नहीं, अखिलेश यादव का पूरा परिवार गया था, ममता बनर्जी गई थी, कौन छोड़ा है? मुझे बताइए ना, कोई आप बता दीजिए कि जो छोड़ा हो। राहुल गांधी, और इन सब में अकेले राहुल गांधी थे जिनके घर खुद मुकेश अंबानी निमंत्रण कार्ड अपने बेटे को लेके गए थे देने। जी, अंतर देखिए, बाकी के यहां किसी के यहां वो खुद नहीं गए, राहुल गांधी के यहां खुद गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने साफ कर दिया, नहीं, हमारी प्राथमिकताएं आप नहीं है, हमारी प्राथमिकताएं इस देश का आम जन। आम आदमी पार्टी कहने से कोई नहीं हो जाता है। अब आप देखिए, दिल्ली में सल्तनत चली गई तो वही अरविंद केजरीवाल सेक्टर 2 चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के कोटे से मिला आलीशान बंगला बनवाया गया है, और उस बंगले में अब पूरा निवास हो रहा है, ऐसो आराम हो रहा है। तो ये है किस्सा। इस तरह चार्टर्ड प्लेन से कैसे चल रहे हैं, समझिए आप। अडानी को पंजाब में बिजली का सारा काम दे दिया है, जो ड्राई पोर्ट है वो सब दे दिया है, ये तो सब इन्होंने ने दिया है जी। चन्नी सरकार ने तो उनके काम रुकवा दिए थे, वो तमाम सारे कारखाने लगे थे बादल भाजपा की सरकार के दौरान, दोनों के सहयोग की सरकार के दौरान, लेकिन इन्होंने उसको दूसरे तरह से कहा था, काम यदि लग चुके हैं तो प्रदेश को बिजली और सब कुछ मिलेगी, आधे दाम पे मिलेगी प्रदेश को, तो वो बंद करके भागे तो कहा भाग जाओ। इसी तरह आप देखिए, जो इन्होंने सीमेंट के कारखाने लिए यहां ये हिमाचल में, हिमाचल सरकार ने सख्ती कर दी, कहा हिमाचल में लिए हैं तो हिमाचल को आपको ये बेनिफिट देने पड़ेंगे। तो ये होता है, ऐसे थोड़ी नहीं है, यहां तो सब गुलामी में। तो ये इसलिए राहुल गांधी से परेशानी है, राहुल गांधी दुखती नस छू देते हैं, सच बोल देते हैं। सही बात है। आपने अभी अभी केजरीवाल को गुजरात के किसानों की बात करने के लिए और महापंचायत करने के लिए आए हुए देखे होंगे। अब यहां पर आके वो एमएसपी की बात करते हैं, मगर और जगह पर कुछ नहीं करते। जैसे मैं यही कह रहा हूं कि पंजाब के किसानों को दे देते हैं ना एमएसपी। हाँ, हिमाचल में एमएसपी है, बिल्कुल है, और कहीं नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के जहां राज्य हैं वहां जितना ज्यादा से ज्यादा किसानों को दिया जा सकता है वो दिया जा रहा है, बाकी जगह तो कोई पूछ ही नहीं रहा है ना। तो यह सच है। कांग्रेस को यहां खत्म करने के लिए केजरीवाल जी आ रहे हैं। वो ऐसे ही करते हैं, यही तो खेल है इनका। एक सॉफ्ट थर्ड पार्टी भेजी जाती है जो इनका एंटी इनकम्बेंसी और उसका वोट हो वो काट ले जाए, लिबरल वोट काट दे, जैसे प्रशांत किशोर है वहां। जी जी,
तो ये हर जगह यही करते हैं। और फिर उसके बाद में अपने आप को, तो ये इनका पुराना खेल है। असम में भी ऐसे ही किया, ऐसे ही आप देखिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किया था, यही अरविंद केजरीवाल गया था। 5 सीटें तो 10 सीटें हैं जिनको हरवाने में इसकी भूमिका है, सीधे सीधे, कुछ और नहीं है। उदाहरण के लिए कि आप देखिए 36 वोट से क्या चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह हार जाते हैं चुनाव, और वहां जो इनका कैंडिडेट होता है वो 1000 वोट कुछ ले जाता है। अब आप सोचिए वो वोट किसका था? कांग्रेस का। तो इसी तरीके से है, ये लोग हर जगह करते हैं। मगर वहां बिहार में होगा क्या? राहुल का प्रभाव कितना रहेगा? देखिए, मैं इस बात से ऊपर दूसरी बात करता हूं। राहुल गांधी का तो प्रभाव है, राहुल गांधी को लोग पसंद भी करते हैं। एक जो समस्या आ रही है वो आ रही है कि लालू के राज को लेकर के लगातार जो नैरेटिव बनाने में बीजेपी बहुत होशियार है। भले ही वो झूठा है, जी। जैसे राहुल गांधी के लिए झूठा नैरेटिव बनाते हैं कि अरे गुजरात में आए, उन्होंने कहा इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, और ये, जबकि राहुल गांधी का वो बयान कटा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा ये मेरे बयान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के बयान। इसी तरह आपको बताएं छठ पर्व का, कल मैंने किसी किया, ये भाजपाई कैसे करते हैं, मैं इसका एक उदाहरण दिखाऊं कि भाजपाई किस तरह से वीडियो काट छांट के डालते हैं और उसके बाद में ड्रामे करते हैं। ये सुनिए, बड़ी खबर कि राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं। सुनिए, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं। मुझे अब आप देखिए कोई बीमारी नहीं 15 सेकेंड का, ये तो मोदी का निवेदन है। मैं वही कह रहा हूं 15 सेकेंड का है। मैंने जिस संघी ने डाला है उसी के में नीचे मैंने पूरा वीडियो उसी एजेंसी का पोस्ट किया और मैंने लिखा पूरा वीडियो यह है, देखिए राहुल जी ने क्या बताया था और किसके लिए क्या कहते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। कहा नहीं कहा, आपको दिखाने के लिए ड्रामा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा देखो भैया, चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगली मीटिंग में आएंगे, भीड़ से कोई कहेगा, एक आदमी ने अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। वो ढोलक तो बजाते हैं। ड्रामा किया और ड्रामा से हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाई दी। ड्रामा क्या किया, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको किसी ने पी लिया या बीमार होगा या मरेगा। उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। अगर आप उसमें घुस गए आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल के। मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया। आपने देखा ना, ये हिंदुस्तान। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं, मुझे यमुना में कोई बीमारी नहीं होगी।
और फिर पीछे से पाइप लगाया जाता है, साफ पानी उसमें डाला जाता है, और फिर वीडियो कैमरा, हमारे जो मीडिया के मित्र है दिखाएंगे, देखो देखो नरेंद्र मोदी जी ने यमुना जी में स्नान किया। अब आप समझ लीजिए, ये राहुल गांधी जी का अजय जी, वो ये तो हाँ, सौरभ भारद्वाज ने भी एक्सपोज किया था ना, हाँ, आम आदमी पार्टी वाले। सौरभ मैं भारद्वाज ने यही तो मैं कह रहा हूं कि आप देखिए इस तरह के लोग हैं, ये संघियों का चरित्र, और इतने बेशर्म, इसके बाद भी पोस्ट डिलीट नहीं करते हैं। जैसे एक वो गोदी मीडिया की पत्रकार है रूबिका लियाकत, उसने कल एक पोस्ट किया कि जब सरदार पटेल की डेथ हुई तो पंडित नेहरू उसमें सम्मिलित नहीं हुए। मोदी कहा करते थे ऐसा झूठ। मैं वही तो बता रहा हूं, और पता नहीं कौन सा इनके आरएसएस के लोगों का लिखा हुआ कोई साहित्य दिखा देते हैं। तो फिर साहब मुझे फिर थोड़ी देर बाद रहा नहीं गया, मुझे लगा कि सच बोलना चाहिए, और फिर मैंने वीडियो डाला कि देखिए उसमें नेहरू थे ही। आप देखिए अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में नेहरू जी खुद शामिल हैं। अब आप एक बात बताइए, जब अंतिम यात्रा में शामिल हैं और सब हैं, झूठ कितना झूठ बोलोगे? आप जहां बैठे हैं वहीं से गोधरा है आपके यहां। अब आप एक बात बताइए, सबसे पहली सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का 1949 में जब वो जीवित थे, तभी पंडित नेहरू ने सरदार पटेल की प्रतिमा का वहां पर अनावरण किया था। तो अब ये यदि ये कहते हैं तो आप देखिए, पहली जो प्रतिमा सरदार पटेल की लगी, वो पहली प्रतिमा ही पंडित नेहरू ने लगाई, जिसे कहेंगे उद्घाटन करी या जो भी कुछ कह दीजिए। तो जब ये किया हो, ये खबर भी है, आप ये देख लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स की, और उसमें ये देखिए पंडित नेहरू कर रहे हैं जी। तो मैं ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि इतना झूठ बोलते हैं। जब इतना झूठ बोलते हो तो क्या कहेंगे आप? कुछ भी कहते रहिए, फिर अब क्या करा जा सकता है? असल में ये सिर्फ झूठ की बुनियाद पे टिके हैं। और राहुल गांधी इंदिरा जी के पोते हैं, स्वाभाविक सी बात है, उनका अक्स जो है जो दिखता है, और उनका अक्स दिखता है, तो साहब वो शख्स डंके की चोट पे सही बोल देता है, उससे परेशानी हो जाती है। इसीलिए देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ सेम डे मुजफ्फरपुर की सीजेएम की अदालत में मुकदमा दर्ज करवा दिया एक संघी वकील सुधीर झा के जरिए, और उसके बाद में इन्होंने, आप देखिए, चुनाव आयोग को दे दिया कि राहुल गांधी को वहां पर प्रचार से रोका जाए। लेकिन आप कुछ कर लो, गांधी परिवार, आज प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई। अब इनकी समस्या ये करें क्या? ये तो गांधी परिवार को, नेहरू परिवार को नेस्तनाबूद कर दे दिन का। महात्मा गांधी के पड़पोते वहां करीब 1 महीने से पड़े हुए हैं, पूरे बिहार में वो यात्रा कर रहे हैं जहां, और वो जी तुषार गांधी, और तुषार जी पूरा सब चीजें सच बता रहे हैं, और वो बताते हैं कि राहुल गांधी असल में आज के गांधी है। वो खुद कहते हैं, राहुल गांधी नहीं कहते हैं कभी, कांग्रेस नहीं कहती, वो कहते हैं कि आज मैं अपने परदादा का जो देखता हूं वो राहुल गांधी में पाता हूं। जितना मैंने अपने पिता से सुना, जितना और दादा दादी और सबसे सुना, उससे मैं ये कह सकता हूं। अब आप सोचिए,
तो गांधी का खून कह रहा है कि वो गांधी, नेहरू का खून तो है ही है, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तो साहब ये सच्चाई है, इसलिए ये राहुल गांधी से घबराते हैं और इसलिए ये सब होता है जी। मगर चुनाव आयोग इनको रोक सकता है, इसमें क्या गलत कहा उसने? मेरे ख्याल से इससे तो भद्दे भद्दे निवेदन उनके बारे में, उनकी माताजी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग जब हम कहते हैं तो आज गाली लगने लगा है, चुनाव आयोग सभी गाली लगने लगा। बहरहाल क्या करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है, चूंकि मैं निजी तौर पे जानता हूं मुख्य चुनाव आयुक्त को, उनके पूरे परिवार को। मैं जब आगरा में रहता था तो जिस मकान में मैं रहता था वो उन्हीं के ही परिवार के डॉक्टर वीएन गुप्ता थे, उन्हीं के उसमें मैं रहता था। फर्स्ट फ्लोर पे उनका मेरे पास था, जो वो पॉश इलाका था जहां पर उनके जो है, तो मैं इसीलिए तो मैं उनके पूरे परिवार खानदान सबको जानता हूं, उनकी हैसियत जानता हूं, उनके क्या है और क्या नहीं है सब जानता हूं। संघी इसलिए परिवार है ना? मैं इसीलिए मैंने कहा मैं पूरे परिवार को जानता हूं है। तो सुबह सुबह मेरी तो नींद खराब हो जाती थी, जो है सामने ही पार्क था घर के, वहीं ये सब जुट जाते थे हाफ पैंट वाले। तो चलिए छोड़िए, मैं यहां जो सबसे बड़ी बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि आज देश को जिस तरह की स्थितियों में लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है, निश्चित रूप से एक लड़ने के लिए एक योद्धा की जरूरत है जो बगैर किसी खौफ के कर सके, और वो क्षमता राहुल गांधी के अलावा किसी में, गांधी परिवार के अलावा किसी में है नहीं, इवन कांग्रेस में भी नहीं है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, आज कांग्रेस में भी राहुल गांधी के कदम से कदम मिला के चलने वाले चंद लोग ही हैं। मैं गर्व से करता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे पर कि उस शख्स में दम है, हालांकि यह दम गांधी परिवार से ही है उनमें भी, लेकिन है। लेकिन चलिए जो भी है, हमारे सामने विकल्प हमारे पास में कांग्रेस के सिवा आज कुछ है नहीं। अब ये बिहार की जनता को सोचना है जी, उसे वही फिर से अनंत सिंह, वही सूरज भान, वही जाना है तो जाने, मरने दीजिए। देखिए 15 साल लालू के राज में मरे, 20 साल से इनमें मर रहे हैं, यानी 35 साल हो गए। एक युवा का जवानी की लगभग पूरी उसकी निकल गई, जन्म से लेके जवानी तक, बचपने से जी। अब आप देखिए उसका तो सब कुछ खत्म हो गया। अब जो एज बची है उतने में वो किसी तरह जो भी जी ले और जो कर ले। मैं यही कह रहा हूं, आप वहां के इंस्टीट्यूशंस देखिए, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं कुछ गिना दूं कहिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को जानना भी जरूरी है। जिस समय देश कंगाल, मरा, डूबा, टूटा हुआ देश होता था, भारत के पास पैसा नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, सब कुछ था, उन सालों में देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी, सबसे पहली रिफाइनरी, बरौनी की रिफाइनरी किसने बनाई? पंडित नेहरू के समय में। वहीं से शुरू करता हूं। बरौनी रिफाइनरी 1964 में बना दी गई, ठीक है, बेगूसराय जिले में, जहां आज श्रीमती प्रियंका गांधी जा रही, गंगा के तट के पास। कोल इंडिया जो बनाया गया, कोल इंडिया को आप देखिए, बिहार, तब तो झारखंड अलग राज्य नहीं था, बिहार और आज का भी झारखंड देख ले तो झारखंड और बंगाल, इन 3 जगहों के पूरे वो था, क्योंकि पहले तो बंगाल प्रांत में ही बिहार भी आता था जी। तो इसलिए इस तरह से करके ये बनाया। मैं ये 2 बड़े वो बता रहा हूं कि उस समय। इसके अलावा आप देखिए वहां पे जो बनाया है उसको मैं बताना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि लोग जान लें कि क्या है। अब
1947 से 1985 तक जो बनाया गया, वहां यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीएसयू और इसके अलावा जो शोध संस्थान, एग्रीकल्चर शोध संस्थान, चिकित्सा शोध संस्थान, इंजीनियरिंग शोध संस्थान, ऊर्जा शोध संस्थान, सामाजिक विकास पर केंद्रित, इस तरह से। और इसमें उस समय में 8 विश्वविद्यालय बनाए गए, 8 विश्वविद्यालय। अब आप देखिए, नाम सुन लीजिए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय 1960, रांची विश्वविद्यालय 1960, मगध विश्वविद्यालय 1962, ये कमलेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय 1961, संस्कृत को भी बढ़ावा देने का काम किया और उसका अलग विश्वविद्यालय बनाया। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो है, ये 1970 में पूसा में, समस्तीपुर में, इन्होंने नाम बदलने का काम किया है, वो बना के जाते थे। एलन मिथिला विश्वविद्यालय 1973, इंदिरा जी के समय में है, जिस समय इंदिरा जी के खिलाफ जहर बोया जा रहा था, उसी बिहार और आपके गुजरात में है। और नालंदा ओपन विश्वविद्यालय राजीव गांधी ने बनाया, 1985 में स्थापना हुई और 1997 में बनके तैयार हो गया, ओपन हो गया। फिर इसके अलावा 7 जो है नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के जैसे मेडिकल कॉलेज और दूसरे तमाम संस्थान स्थापित किए गए। इनमें आप देखिए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1947 में देश आजाद होते ही बनाया। फिर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 1970 में बना, नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना। उसी 70 के दशक में जब इंदिरा गांधी खिलाफ समग्र क्रांति उसी बिहार से की जा रही थी, उनके खिलाफ जहर बोया जा रहा था। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज 1970 मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज 1970 गया। कितने देखते चलिए। फिर इंदिरा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान अब कहलाता है, यह 1983 में इंदिरा गांधी ने बनाना शुरू किया था, जिसका नाम बाद में इंदिरा जी के निधन के बाद में इंदिरा जी के नाम पे रख दिया गया। तो 1983 से 85 में बन के काम कर रहा था। तो कुल 63 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फिर इसके अलावा तमाम एग्रीकल्चर बनाए। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर रिसर्च, वो राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये 1967 में बनाया। कुष्ठ रोगी अनुसंधान संस्थान पटना बनाया और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। तो इस तरह 45 पीएसयू स्थापित किए। अब आप बताइए, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन और इसी तरीके से तमाम वो बनाए। अब आप बताइए, ये टाटा ने जमशेदपुर में भी ये कारखाने डाले। नहीं, वो तो प्राइवेट थे, मैं ये सरकारी बता रहा हूं। हाँ, सरकारी आप बता रहे हैं, मगर प्राइवेट भी आ रहा था। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से, मैं ये गलत नहीं हूं तो मनमोहन सिंह ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये किया। इस बात को नीतीश कुमार ने उस समय कहा जब नरेंद्र मोदी अभी उसका वो करने गए थे जी, कि उस समय 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको किया था। तो मैं अमर्त्य सेन को इन्होंने जाने के लिए विवश किया, जो जिनकी नियुक्ति हुई, नोबेल प्राइज विनर। जी जी जी। तो मैं ये सिर्फ उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि साहब, क्या आप कहेंगे, जिस समय खाने को नहीं था तब दे रहे थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ तब भी जहर उगला जा रहा था, वो लोग हैं ये। तो आज राहुल गांधी के लिए भले जहर उगला जा रहा हो, राहुल गांधी सही कह रहे हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा, वो न समझ पाए।
अब ये बिहार जाने, बिहार का काम जाने, हमारा जो काम है सच बताना है, बता सही दिया। बात, सही बात। अजय जी, आज काफी जानकारी आपने दी जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं थी, वो जानकारी आपने बिहार के बारे में दी और राहुल गांधी के बारे में भी, उनका जो प्रभाव अभी पड़ने वाला है, मैं तो मानता हूं कि पड़ेगा वहां पर। और आपने जैसे कहा कि मान लीजिए कि बिहारी लोग वो नहीं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो उनका दुर्भाग्य होगा। ये बात से हम सहमत हैं। आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।